हेलो एवरीवन। झारखंड करंट अफेयर्स के आज के सेशन में डिस्कस करेंगे झारखंड के सभी करंट अफेयर्स और इसके साथ ही साथ डिस्कस करेंगे नेशनल लेवल के उस करंट अफेयर्स को जो जेपीएससी और जेएसएससी के सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। आज है 8 सितंबर। देखते हैं 8 सितंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इसके साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, जहाँ पर से आप हर दिन करंट अफेयर्स के पीडीएफ और इसके साथ ही साथ महत्वपूर्ण वीडियो लिंक भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करना। आज का पहला क्वेश्चन है, झारखंड के कितनी पंचायतों को पूर्ण साक्षर घोषित किया गया है? ऑप्शन से 500, 600, 496 या फिर 450। इसका राइट आंसर हो जाएगा टोटल 496 ऐसे पंचायत हैं जिनको पूर्ण साक्षर घोषित किया गया है। थोड़ी सी अगर इसके बारे में डिटेल में बात करें तो झारखंड के 4398 पंचायतों में से टोटल 496 ऐसे पंचायत है जिसको पूर्ण साक्षर घोषित किया गया है। साक्षर भारत अभियान के तहत 95% से अधिक जनसंख्या अगर किसी पंचायत की साक्षर होती है तो उसे पूर्ण साक्षर घोषित कर दिया जाता है। आपको बता दें सबसे बेहतर जो जिला है वो है पश्चिमी सिंहभूम, जहां पर टोटल 93 ऐसे पंचायत है जो पूर्ण साक्षर हैं। वहीं कुछ और जिलों की बात करें तो हजारीबाग में 64, गिरिडीह में 61, देवघर में 50 और रांची में 41 ऐसे पंचायत है जिसको पूर्ण साक्षर घोषित किया गया है। आपको बता दें इसके साथ ही हजारीबाग, कोडरमा और पश्चिमी सिंहभूम के एक एक ब्लॉक मतलब कि प्रखंड को पूर्ण साक्षर घोषित किया गया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। झारखंड के रांची रेलवे डिवीजन से किस देश को चावल निर्यात किए जाएंगे? ऑप्शन से नेपाल, बांग्लादेश, तिब्बत या फिर श्रीलंका। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बांग्लादेश। जो देश है वहाँ पर जो चावल का निर्यात है वो रांची रेलवे डिवीज़न के द्वारा किया जाएगा। थोड़ी सी इसके बारे में अगर हम लोग डिटेल में बात करें तो झारखंड के रांची रेलवे डिवीज़न से चावल जो है बांग्लादेश को निर्यात किए जाएंगे और इससे एक बार में जब ट्रेन जाएगी तो 50 लाख से 70 लाख रुपए आमदनी होने की उम्मीद है। आपको बता दें इसके लिए बांग्लादेश जाने के लिए रेलवे द्वारा अनुमति दे दी गई है और अब जो है रांची रेलवे डिवीजन से बांग्लादेश को चावल निर्यात किए जाएंगे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, वज्रपात के दृष्टिकोण से झारखंड भारत के किस जोन में आता है? ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन, रेड जोन या फिर पर्पल जोन। इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड जो है भारत का रेड जोन में आता है, जहाँ पे वज्रपात होने की काफ़ी ज़्यादा संभावना होती है और इस वज्रपात से झारखंड में कई जो लोग हैं वो उनकी मृत्यु भी हो जाती है। चलिए बात कर लेते हैं थोड़ी सी इसके बारे में डिटेल में। तो वज्रपात के दृष्टिकोण से भारत का जो रेड जोन है उसमें झारखंड आता है, जहाँ पे वज्रपात होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा होती है। आपको बता दें इसमें लोगों को खास सावधानियां जो है अपनाने के लिए सलाह दी जाती है और समय समय पर राज्य सरकार इसके लिए कैंपेन भी चलाती है और पेपर तथा जो डिजिटल मीडिया होती है उसके द्वारा जो लोग हैं उनको जानकारियाँ दी जाती है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, किसान दामिनी ऐप। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। तो किसान दामिनी ऐप का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन है किसानों को बाजार संबंधी समाचार देना, किसानों को बीज वितरण करने में सहायता देना, तीसरा ऑप्शन है झारखंड सरकार द्वारा किसानों तक सुविधाएं पहुंचाना और चौथा ऑप्शन है मौसम खराब होने पर वज्रपात संबंधी सूचनाएं देना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मौसम खराब होने पर वज्रपात संबंधी सूचनाएं देना। इसका जो मुख्य कार्य है जो एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो नोटिफिकेशन होता है उसके द्वारा किसानों को यह जानकारी देता है कि अब वज्रपात की जो मौसम है वो बन चुकी है और वज्रपात होने की पूरी तरह से संभावना है, जिससे लोग अपने जान को बचा सके। बता दें थोड़ी सी डिटेल में इसके बारे में। तो किसानों को वज्रपात संबंधी सूचनाएं मौसम खराब होने पर देने के लिए किसान दामिनी ऐप बनाया गया है, जिसके द्वारा यदि किसान खुले क्षेत्रों में कार्य कर रहा है और अचानक वज्रपात संबंधी मौसम जो है वो परिवर्तित हो जाता है तो यह सूचना किसान को दी जाती है, जिसके द्वारा किसान का जो जीवन है वो बचाया जा सके। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। HSDTV हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन व्हीकल की सफल टेस्टिंग किसके द्वारा की गई है? ऑप्शन से इसरो, जाक्सा, DRDO या फिर फ्रांस स्पेस एजेंसी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये जो सफल टेस्टिंग की गई है DRDO के द्वारा की गई है। थोड़ी सी इसके बारे में अगर हम लोग डिटेल में बात करते हैं
तो HSDTV, जिसका फुल फॉर्म है हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन व्हीकल, की सफल टेस्टिंग DRDO के द्वारा उड़ीसा तट पर की गई है। यह जो है एक स्क्रैमजेट आधारित इंजन पर हाइपरसोनिक स्पीड में चलने वाली व्हीकल है, जो 32.5 किलोमीटर की ऊंचाई सिर्फ 20 सेकंड में पा सकता है। आपको बता दें, इसकी जो सिंपली हम लोग समझ सकते हैं, जो गति है वो जो आपका साउंड है मतलब कि ध्वनि है उससे 6 गुना ज़्यादा है। मैक नंबर जो है वो एक अनुपात होता है, जो वेलोसिटी ऑफ बॉडी है उसको अगर हम अनुपातिक रूप में लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ साउंड के साथ, तो उसे मैक नंबर कहा जाता है। इससे पहले 3 ऐसे देश हैं जिन्होंने हाइपरसोनिक जो टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर एक डेमोन्स्ट्रेशन किया है। ये जो देश हैं ये है अमेरिका, चीन, रूस और अमेरिका, चीन, रूस, ये 3 ही ऐसे देश हैं जिन्होंने इसकी सफल टेस्टिंग अभी तक की है। इसका उपयोग जो नज़दीकी कक्षा में सैटेलाइट पहुंचाने में फ्यूचर में इसरो भी कर सकता है। साथ ही साथ इसकी जो मारक क्षमता है वो काफ़ी ज़्यादा होगी और आगे आने वाले दिनों में जो हवाई रक्षा प्रणाली है उसको और भी बेहतर बनाया जा सकेगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। FADA के नया अध्यक्ष कौन बनाया गया है? ऑप्शन से वेंकटेश गुलाटी, राहुल बजाज, आनंद महिंद्रा या फिर बिपिन सौंधी। जिसका राइट आंसर हो जाएगा वेंकटेश गुलाटी को FADA का नया जो अध्यक्ष है वो बनाया गया है। बात करते हैं तो वेंकटेश गुलाटी को FADA का नया अध्यक्ष बनाया गया है, जो 2022 तक इसके अध्यक्ष बने रहेंगे। जो वेंकटेश गुलाटी है आशीष हर्षराज गुलाटी का स्थान लेंगे। आपको बता दें FADA का जो फुल फॉर्म है वो है फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन। क्या है फुल फॉर्म? फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म है। वेंकटेश गुलाटी की बात करें तो इनका संबंध यूनाइटेड ऑटोमोबाइल इलाहाबाद और फरीदाबाद में स्थित एक कंपनी है उसके CEO हैं। और फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन का जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 1964 में और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है नई दिल्ली में। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है स्पैरो सिस्टम किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश के लोक सेवकों के लिए बनाया गया है? ऑप्शन से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर या फिर तमिलनाडु। इसका राइट आंसर हो जाएगा जो स्पैरो सिस्टम है वो जम्मू कश्मीर के लोक सेवकों के लिए बनाया गया है, सिविल सर्वेंट्स के लिए बनाया गया है। थोड़ी सी इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात कर लेते हैं। तो स्पैरो, सबसे पहले जानते हैं स्पैरो का फुल फॉर्म होता क्या है। स्पैरो का फुल फॉर्म है स्मार्ट परफॉर्मेंस अपेरेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो। बात करते हैं यह एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसके द्वारा जो जम्मू कश्मीर है वहाँ के जो लोग हैं, जो लोक सेवक हैं, मतलब कि जो आपका JKPSC के द्वारा जो भर्ती किए गए कर्मचारी होते हैं उनके प्रदर्शनों को और भी ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए यह जो स्पैरो सिस्टम है बनाया गया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वोडाफोन और आइडिया द्वारा कौन सी नई कंपनी बनाई गई है? ऑप्शन से वोडा आइडिया, वी आइडिया या फिर वोडाफोन आइडिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा वी नाम की एक कंपनी जो है वो वोडाफोन और आइडिया संयुक्त रूप से एक नई कंपनी के तौर पर पेश की है। बात करते हैं थोड़ी सी डिटेल में। तो वोडाफोन और आइडिया जो है समूह की जो संयुक्त कंपनी को एक नया नाम के तहत फिर से शुरू किया जा रहा है और इसका नाम वी रखा गया है, VI। बता दें आपको कि जो वोडाफोन आइडिया के जो मुख्य हैं वो अभी रविंद्र ठक्कर हैं। साथ ही आइडिया जो है वो बिरला ग्रुप की एक कंपनी है जो एक टेलीकॉम कंपनी है और उसके प्रमुख हैं कुमार मंगलम बिरला। आपको बता दें 31 अगस्त 2018 को ये जो 2 कंपनियां हैं वोडाफोन और आइडिया संयुक्त रूप से मिलकर एक ही साथ काम करना शुरू किया था ताकि जियो का मुकाबला ये कर सके। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? ऑप्शन से केनेची आयुकावा, राजन वधेरा, बिपिन सौंधी या फिर आनंद महिंद्रा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केनिची आकुआवा। ये जो बेसिकली जापान का नाम है इसलिए ऐसा है। तो सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के नए अध्यक्ष जो हैं वो केनेची आकुआवा को बनाया गया है, जो मारुति सुजुकी के MD और CEO हैं। साथ ही आपको बता दें अशोक लीलैंड के जो CEO और MD हैं बिपिन सौंधी, उनको इसका उपाध्यक्ष बनाया गया है। आपको बता दें जो नए अध्यक्ष जो हैं वो कौन है? तो नए अध्यक्ष जो हैं केनिची आकुआवा वो राजन वधौरा का स्थान लेंगे। आपको बता दें यह एक सभी ऑटोमोबाइल निर्माता कंपनियों का एक समूह है जो मिलकर ऑटोमोबाइल संबंधित विकास और सहयोग में एक साथ कार्य करते हैं। PDF आप लोग टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं जहां पे
किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं होगी और एक करेक्ट फॉर्मेट में आपको पीडीएफ मिलेगा। तो पीडीएफ जरूर डाउनलोड करें। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चक्र डी कोव नामक शुद्धिकरण मशीन किसके द्वारा बनाया गया है? ऑप्शन है आईआईटी दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी चेन्नई। इसका राइट आंसर हो जाएगा आईआईटी दिल्ली ने चक्र डी कोव बनाया है। बात करते हैं ये है क्या। तो चक्र डी कोव नामक मशीन जो है वो N95 मास्क जो होते हैं उसके शुद्धिकरण के लिए बनाया गया है, ताकि जो कोरोना वायरस होते हैं उनमें उनको साफ़ किया जा सके और उसका फिर से प्रयोग किया जा सके। आपको पता है कि N95 मास्क जो है बाकी मास्क से काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं और बार बार नया मास्क खरीदना थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है। इसी को देखते हुए N95 को फिर से यूज करने लायक जो मास्क है वैसा बनाने के लिए यह जो मशीन है वो बनाया गया है। आईआईटी दिल्ली के जो निदेशक हैं वो हैं अभी वी राम गोपाल राव, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसे FAO शॉर्ट में कहा जाता है, कि 35वें अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुई? ऑप्शन से नेपाल, भूटान, तिब्बत या फिर मलेशिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये जो FOA के जो अधिवेशन हुई है 35वीं, वो हुई है आपकी भूटान के अध्यक्षता में। डिटेल में अगर हम लोग बात करते हैं तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO की जो 35वीं अधिवेशन हुई है वो भूटान की अध्यक्षता में संपन्न हुई है। लेकिन आपको बता दें भूटान में ये चीज़ नहीं हुआ है, वर्चुअल रूप से ये चीज़ हुआ है। जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है उसकी समिट, आपको बता दें भारत की ओर से इसमें पुरुषोत्तम रूपाला जो केंद्रीय राज्य कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं, उसके द्वारा नेतृत्व किया गया भारत का। आपको बता दें 2022 में होने वाले 36वीं अधिवेशन बांग्लादेश में आयोजित की जाएगी और इसकी अध्यक्षता जो करेगा वो कौन करेगा? तो 2022 में बांग्लादेश करेगा। 1973 में बांग्लादेश के द्वारा जो है FAO ज्वाइन किया गया था। उसके बाद पहली बार क्षेत्रीय अधिवेशन जो है ये बांग्लादेश में 2022 में आयोजित की जाएगी। चलिए बात करते हैं थोड़ी सी और इसके बारे में। तो इसका जो पहला अधिवेशन है, जो क्षेत्रीय अधिवेशन है, वो बेंगलोर भारत में 1953 में ही एक बार हो चुका है। आपको बता दें FAO का जो हेडक्वार्टर है वो रोम इटली में है और इसकी स्थापना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई सारे एग्जाम में पूछी जाती है। 16 अक्टूबर 1945 को है और अभी इसके जो हेड हैं वो हैं क्यू डोंग्यू जो है अभी इसके हेड हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इंग्लैंड के किस खिलाड़ी ने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है? ऑप्शन से केविन पीटरसन, इयान बेल, जो रूट या फिर बेन स्टोक्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में इंग्लैंड के क्रिकेट खिलाड़ी इयान बेल ने घोषणा की है कि अब वो संन्यास ले लेंगे। तो इन्होंने 2004 से ही क्रिकेट खेलना शुरू किया था और अभी तक 118 टेस्ट, 161 वनडे और 8 T20 मैच इंग्लैंड की तरफ से खेले हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विश्व युद्ध 2 के विरासत शहर के रूप में पहला शहर कौन सा बनाया गया? ऑप्शन है वेलिंगटन, न्यूयॉर्क, मैक्सिको सिटी या फिर नागासाकी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेलिंगटन। बात करते हैं वेलिंगटन शहर के बारे में थोड़ी सी। तो हाल ही में अमेरिका के जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने घोषणा की है कि वेलिंगटन को विश्व का जो द्वितीय विश्व युद्ध था उसके ऐतिहासिक विरासत शहर का दर्जा दिया जाएगा। 2 सितंबर 2020 को जो 75वीं वर्षगांठ थी द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने की, उसके एक कार्यक्रम में जो हाल ही में आयोजित की गई थी डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी घोषणा की है। आपको बता दें इस शहर में स्थापित जहाजरानी निर्माण कंपनियां जो थी उन्होंने 243 जहाज़ों का निर्माण 5 सालों में जो युद्ध चल रहा था उसके दौरान किया था। तो इसीलिए इस शहर की जो इम्पोर्टेंस है काफ़ी ज़्यादा है और इस शहर को यह दर्जा दिया गया है। क्या दर्जा दिया गया है? तो विश्व युद्ध 2 के हेरिटेज सिटी मतलब कि विरासत शहर के रूप में इसको दर्जा दिया गया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी किस राज्य द्वारा बनाई गई है? ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये जो पॉलिसी बनाई है तमिलनाडु ने बनाई है। डिटेल में इसके बारे में अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी तमिलनाडु सरकार द्वारा हाल ही में बनाई गई है, जिसका उद्देश्य तमिलनाडु राज्य में इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर संबंधी जो निर्माण है उसको बढ़ावा देना है तथा इसके व्यापार को प्रोत्साहित करना है। आपको बता दें तमिलनाडु जो है देश के 25% हार्डवेयर का निर्माण करता है और इसमें मुख्य रूप से चिप डिजाइन जो कंप्यूटर्स में यूज होता है, पीसीबी डिजाइन जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में यूज होता है, मोबाइल हैंडसेट, सोलर फोटोवोल्टिक सेल और इसके साथ ही मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स बनाया जाता है
और इसका 25% जो योगदान है भारत में सिर्फ तमिलनाडु का ही है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट कब आयोजित की जाएगी? ऑप्शन है वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट जो है 8 सितंबर, 6 सितंबर, 7 सितंबर या फिर 10 सितंबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 सितंबर को आयोजित की जाएगी वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट। डिटेल में अगर हम लोग इसके बारे में बात करें तो वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट का पहला संस्करण 8 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। इसमें टोटल 8 ऐसे इनिशिएटिव हैं, टोटल 8 ऐसे इनिशिएटिव हैं जिनको पहली बार शुरू किया जा रहा है। और ये जो इनिशिएटिव है ये पहली बार हो रहा है और इसका जो समिट है वो भी पहली बार हो रहा है। इस चीज़ का खास तौर पे ध्यान रखेंगे। आपको बता दें इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है भारत और फ्रांस ने मिलकर शुरू किया था तथा ये जो अलायंस है ये पेरिस कॉन्फ्रेंस 2015 से ही उत्पन्न हुआ है, वहीं से इसकी योजना बनाई गई थी। इसमें टोटल 122 देशों को जोड़ना है जो मुख्य रूप से सोलर ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। इसकी स्थापना 30 नवंबर 2015 को की गई थी और अभी जो इसके अध्यक्ष हैं वो है उपेंद्र त्रिपाठी। आपको बता दें इसका हेडक्वार्टर भारत में ही है और कहाँ है तो गुड़गांव, जिसको गुरुग्राम भी कहा जाता है, वहाँ है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट नामक कैंपेन किस सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन से दिल्ली सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार या फिर झारखंड सरकार। इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली सरकार द्वारा 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट नामक कैंपेन शुरू किया गया है। थोड़ा सा जानते हैं इस कैंपेन के बारे में। तो 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट नामक कैंपेन जो है वो डेंगू और दूसरे जो मच्छरों से होने वाली बीमारी जैसे कि चिकनगुनिया, उसके बचाव के लिए जो है दिल्ली सरकार द्वारा शुरू किया गया है। आपको बता दें जिसके तहत 10 हफ्तों तक अपने घरों की नियमित रूप से साफ करने के लिए 10 मिनट का समय देने के लिए आग्रह किया गया है, जिससे जो है डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया जैसे जो मच्छरों के काटने से बीमारियां होती हैं उनको रोका जा सके। आपको पता होगा दिल्ली में जो डेंगू है और चिकनगुनिया से मृत्यु सबसे ज़्यादा होती है और काफ़ी भयानक बीमारी बन जाती है दिल्ली में। चलिए तो ये है आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सब पढ़ते रहें और अपने सेहत का ध्यान रखें। मिलते हैं अगले करंट अफेयर्स के सेशन में। धन्यवाद।